तो रेड प्लस बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एनएमसी के द्वारा जारी किया गया नीट के सिलेबस के बारे में। नीट का सिलेबस दोस्तों आपने देखा होगा, इस बार एनएमसी जारी किया है, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी किया है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है, कुछ चीज़ों को नया भी जोड़ा है और कुछ चीज़ों को कहेंगे कि डिबेट के लिए छोड़ दिया गया है ताकि आप इस पर चर्चाएँ करें। और मुझे विश्वास है कि इस पर वे एजेंसी है वो जल्द ही इस पर कुछ न कुछ अपनी राय देंगे, कुछ न कुछ नोटिस निकालेंगे। तो आज अपन पढ़ते हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में और बायोलॉजी का सिलेबस क्या कुछ कहता है, कौन सी चीज़ें नई जोड़ी है, कौन सी चीज़ें हटाई है, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो पहली जो यूनिट है यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि ये जो 11th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर है कि जीव जगत में विविधता, यानी कि जीव जगत में विविधता से संबंधित पूछा गया है कि व्हाट इज लिविंग, यानी कि जीव क्या है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, इनकी वर्गीकरण के लिए किन किन चीज़ों की जो आवश्यकता पड़ेगी, एंड टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, यानी कि इनसे संबंधित कौन कौन से कंसेप्ट है और बायोनॉमियल नॉमेनकल्चर द्विपद नाम पद्धति है, इन्हीं से भी संबंधित है, वो आपको पता करना है, वो भी आपके सिलेबस में आएगा। इसके बाद पूछा गया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि पंच जगत प्रणाली, RH वही टेकर द्वारा दी गई वो, जिसमें पंच जगत प्रणाली में हमको पता होना चाहिए कि पहला जगत कौन सा है, मोनेरा, बिल्कुल नाम लिखा मोनेरा, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में बात की गई है, 3 जगत के बारे में बात की गई है, लाइकेन, वायरस और वायरड के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। तो जो चौथा जगत यानी कि अगर मैं बात करूँ प्लांट किंगडम के बारे में बात करूं तो यहाँ लिखा कि एल्गी से संबंधित, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनसे संबंधित कम से कम आपको इनके 3 लक्षण याद करने हैं और प्रत्येक कैटेगरी, ईच कैटेगरी 2 एग्जाम्पल, कम से कम प्रत्येक कैटेगरी के 2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। प्लांट किंगडम, पादप जगत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ। एंजियोस्पर्म के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन एंजियोस्पर्म है सिलेबस के अंदर, वो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन 12th की जो बुक है बायोलॉजी की, उसमें नई NCERT में पहला जो चैप्टर है वही है जो इसमें प्लांट किंगडम में रखा गया है, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, वो आगे की चीज़ बताएंगे, लेकिन एंजियोस्पर्म सिलेबस में है। इसके बाद है कि एनिमल किंगडम में से कौन कौन से, तो नॉन कॉर्डेट अप टू फाइलम लेवल, यानी कि अकशेरुकियों का संघ स्तर तक, और कॉर्डेटा यानी कि कशेरुकियों का है वो वर्ग स्तर तक, यानी कि क्लासेस लेवल तक, और कम से कम आपको 3 to 5 सैलिएंट फीचर्स एंड एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल, कम से कम आपको इसमें 3 से 5 आपको एग्जाम्पल, विशिष्ट लक्षण उनके याद करने हैं और कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको इसमें याद करने हैं, वो सिलेबस में आएगा। तो पहली जो यूनिट थी वो ध्यान देना कि जीव जगत में विविधता से संबंधित थी। दूसरी जो यूनिट वो आपको कहेंगे कि प्लांट और एनिमल के बारे में बताएंगे कि इनका जो हिस्टोलॉजिकल कैसा कैसा इनका संगठन होता है, इनके बारे में बताएंगे। तो मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशन के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, और एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, यानी कि जो पुष्पीय पादप है उनके बारे में, क्या रूट, स्टेम, लीफ, ये जो चीज़ें हैं, जो 11th की कक्षा है उसका जो आपने देखा होगा पुष्पीय पादपों का शरीर, उनसे संबंधित ये पूछा गया है। और इनसे संबंधित क्या, जैसे जड़ है, तना है, इनके पुष्प की जो रचनाएं हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी, फल है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर। और इनके अतिरिक्त देखो, फल, इनके अतिरिक्त यहाँ पर पूछा गया है कि कुछ कुल, फैमिली, पादप कुल के बारे में भी यहाँ पूछा गया है, और वो कौन कौन से पादप कुल, जैसे कि मालवेसी के बारे में, क्रुसिफेरी के बारे में, लेग्यूमिनेसी और कंपोजिटी एंड ग्रेमिनी कुल के बारे में भी पूछा गया है। एनिमल टिश्यू के बारे में भी पूछा जाएगा, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन, डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव,
फॉर इंसेक्ट, ध्यान देना यहाँ पर शारीरिकी से संबंधित पूछा गया है, एक शब्द यहाँ पूछा गया है कीट, और बाकी नाम लिखा हुआ है मेढक। हम जानते हैं कि मेढक जो है वो उभयचर प्राणी होता है, जबकि कीट तो आर्थ्रोपोडा में है। आप कह रहे हैं कि डाइजेस्टिव पाचन तंत्र, ध्यान देना यहाँ कि पाचन तंत्र, जो पाचन तंत्र से संबंधित ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो मैं कहूँ कि 16वां पार्ट था, वो चैप्टर हट गया है, वो नहीं है। ये जो है ये एनिमल टिश्यू से संबंधित है। यहाँ पर बात है वो फ्रॉग की जा रही है, लेकिन इन्होंने कह दिया इंसेक्ट, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि ये जो सारी चीज़ें हो सकता है कि कॉकरोच से संबंधित है। देखो इनमें से इस चैप्टर को जब आप टटोलोगे तो आपको मिलेगा कि अर्थवर्म यानी कि केंचुआ नहीं है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना यानी कि तिल चट्टा कॉकरोच नहीं है, लेकिन मेढक है, राना टिग्रिना तो दिया हुआ है। लेकिन इस प्रकार यहाँ आप कोष्टक में दिए जा रहे हैं लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो हो सकता है कि एनसीईआरटी की बुक में नहीं छपा हो या छपा हो, तो इसके बारे में एक डिबेट होनी चाहिए, मैं अभी कह रहा था, और इसके बारे में जरूर कुछ न कुछ स्पष्ट है वो मामला बनेगा। तो थर्ड यूनिट है, इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में है। वो जो इकाई साइटोलॉजी से संबंधित है, 11th क्लास के बात कर रहे हैं। साइटोलॉजी तो पूरी की पूरी दी गई है, यहाँ पर किसी तरीके की कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। और प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस एज ए मीन्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक, यानी कि जो स्वपोषी विषमपोषी, ये प्रकाश संश्लेषण वाला पार्ट लगभग ये पूरा ही है, इसमें कोई किसी तरीके का दिक्कत है नहीं। यहाँ पर ये प्रकाश फास्फोरिलीकरण के बारे में बताया जा रहा है, और C3 C4 ये सारे प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हैं, और रेस्पिरेशन यानी कि पादपों में श्वसन से संबंधित, और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि पादपों की जो वृद्धि और विकास है उनसे संबंधित पार्ट, यानी कि जो सीड जर्मिनेशन फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशन ऑफ ग्रोथ and difference and redifferentiation and redifferentiation and sequence of development। थोड़ा सा बड़ा कर दो मैं इसे तो दिखाई देगा। डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्लांट सेल, यानी कि मैं कहूं कि ये जो पादप वृद्धि नियामक से संबंधित है, इनसे संबंधित पादप जो हार्मोन वाला जो चैप्टर है उनसे संबंधित ये है, वो पूछा गया है, और ये हमारे इस सिलेबस में रखा गया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन से संबंधित बात करें, यानी कि इसमें तो लगभग पूरा ही है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात की जाएगी, एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट जो अपन उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से संबंधित है, एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में भी है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन के बारे में भी है। हाँ, यहाँ पर कुछ बिंदु लिखा हुआ है कि बहुत सारी यहाँ चीज़ जो रोगों से संबंधित और डिसऑर्डर है इनसे संबंधित, वो भी इनके अंदर है, वो मेंशन है, तो कृपया करके आप इनका भी ध्यान दें। इसके बाद देखो, इसके बाद रिप्रोडक्शन। अब ये जो इकाई आएगी ये इकाई 12th की है, यानी कि 12th की जो एनसीईआरटी है इनसे संबंधित ये पूछा गया। क्या? जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि मैं कहूँ कि इसमें पुष्पीय पादप से संबंधित है, उनका जो पुष्प का संरचना है, और नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में कुछ दिया हुआ है, उनके परागकण के बारे में पूछा गया है, और इसके अतिरिक्त है वो पराग स्त्री केसर संकर्षण वगैरह, यानी कि वो जो चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन उनसे संबंधित पूछा गया है। तो रिप्रोडक्शन यानी कि ये जो लाइन है, ये आपके जो पहला चैप्टर नई एनसीईआरटी के हिसाब से, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से दूसरा चैप्टर है, पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन उनसे संबंधित, और ये जो कथन कह रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो मनुष्य में जो जनन है
मानव जनन के बारे में और रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि मानव स्वास्थ्य जो जनन स्वास्थ्य है, यानी कि चौथा जो चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से उस चैप्टर के बारे में ये पूछा गया है। और ये तो कंप्लीट आएगा, इसमें कोई किसी तरीके से हटाए हुए नहीं है। जेनेटिक एंड एवोल्यूशन यानी कि आनुवंशिकी और जो कहूँगा कि जैव विकास के बारे में ये भी है। और जेनेटिक्स कंप्लीट है, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो डीएनए वाला चैप्टर है वो भी है। हेरिडिटी एंड वेरिएंसेस जो आनुवंशिकी वाला वो भी है। एवोल्यूशन है ना, तो ये जो जैव विकास के बारे में है ये भी है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इससे आगे अपन बात करें तो 12th के अंदर यदि मैं बात करूं तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें हमेशा 2 या 3 प्रश्न आने की प्रबल संभावना बनी रहती है, वे उनमें से जो यूनिट जो 8वीं है जो, और उनमें से भी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से 2 या 3 प्रश्न आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। वो इस चैप्टर में, वो इस यूनिट में सम्मिलित है। और यहाँ पे अपन देखेंगे कि मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन जो हेल्थ एंड डिजीज एंड पैथोजेंस के बारे में है, वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई है। और वो कंप्लीट चैप्टर है, किसी तरीके की कोई इसमें समस्या होनी नहीं चाहिए। फिर यदि मैं इसके बाद में बात करूं तो ये कुछ माइक्रोब्स के बारे में है जो मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, जो अभी मैंने बताया। और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, हाँ, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और यहाँ जो 12th का ये जो चैप्टर है इसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, इनसे संबंधित वगैरह वो जो सारे जो चैप्टर 2 तो चैप्टर है उनसे संबंधित पूछे जाएंगे। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल से संबंधित चैप्टर है, इसमें से एक तो पूछा जाएगा। यहाँ पर एक ध्यान देना है कि एक चैप्टर को हटाया हुआ है, इकोसिस्टम है और ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल पॉपुलेशन, यानी कि जो जीव समस्या वाला जो चैप्टर है वो रखा गया है। और जो पोल्यूशन वाला चैप्टर है वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, जो प्रदूषण वाला जो चैप्टर है वो हटाया गया है। और बायोडाइवर्सिटी एंड इट कंजर्वेशन, कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये जो जैव विविधता से संबंधित है कि जैव विविधता क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ होती हैं, जैव विविधता क्षति के क्या कारण हैं, जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, संरक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं, और यदि पारितंत्र में से जैव विविधता को विलुप्त कर दिया जाए तो पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे बिंदु है वो संलग्न किए गए हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, नेशनल पार्क से संबंधित भी यहाँ बातें की जा रही है। तो यदि मैं आपको बताऊं, सीधी सट अगर मैं बात बताऊं तो आपको जो एक तो ओल्ड एनसीईआरटी है और एक न्यू है, तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ओल्ड भी पढ़ सकते हैं और न्यू सिलेबस भी, न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यू जो एनसीईआरटी है इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको संलग्न नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रैक्टिकल से संबंधित भी है जो इनमें मेंशन नहीं है। प्रैक्टिकल से संबंधित यानी कि इस बार आपको एक प्रैक्टिकल की पुस्तक भी पढ़नी पड़ेगी और तब जाकर के बहुत अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपको बहुत अच्छा लगा ये, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।